हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का 4 जुलाई का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 4 जुलाई ऑल शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट का कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। तो देखिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। इस नृत्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनके बारे में जान लीजिए। देखिए, कुचिपुड़ी एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रारूप है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई थी। यह एक अभिव्यंजक नृत्य प्रारूप है जो नृत्य, संगीत और नाटक का संगम है। कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके बारे में जान लीजिए। देखिए, कथकली जो नृत्य है ये केरल का लोक नृत्य है। मोहिनी अष्टम की बात करें तो मोहिनी अष्टम ये भी केरल का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात करें, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ओडिसी की बात करें तो ओडिशा का ये लोक नृत्य है। मणिपुरी की अगर हम बात करें तो मणिपुरी लोक नृत्य ये मणिपुर का लोक नृत्य है। सत्रिया नृत्य जो है ये असम का लोक नृत्य है। कथक की बात करें तो कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन का पूछा गया था, 5 जगत के वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था। देखिए, 5 जगत के वर्गीकरण का प्रस्ताव R.H. विटेकर ने दिया था। इनके बारे में जान लीजिए। देखिए, 1969 में विटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किए गए थे। पहला था वे मोनेरा, दूसरा है पुटिष्टा, कवक, पादप और जंतु। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिनियस की। देखिए, लिनियस ने उन्होंने सभी जीवों को 2 जगत, पादप और जंतु में विभाजित किया था। लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक भी कहा जाता। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन जाता है, अगर पेपर में पूछा जाए कि टैक्सोनॉमी का जनक किन्हें कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है। डार्विन की अगर हम बात करें तो देखिए, डार्विन ने प्राकृतिक चयन या तत्वविज्ञानी के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। अगर पेपर में पूछा जाए कि प्राकृतिक चयन या तत्वज्ञानी का सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था, डार्विन ने रखा था। और डार्विन की पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, में विकास के सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन और बन जाता है कि डार्विन की पुस्तक का क्या नाम है। तो डार्विन की पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अरस्तु की बात कर लेते हैं। वह तर्क की औपचारिक प्रणाली विकसित करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर पेपर में पूछा जाए कि तर्क की औपचारिक प्रणाली विकसित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, अरस्तु। उनका मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और अन्य सभी ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में प्रथम विश्वविद्यालय, बहुत सारे बच्चे मुंबई आंसर दे रहे हैं, आपके हिसाब से क्या होगा इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। भारत का पहला विश्वविद्यालय जो कि तक्षशिला के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे पहली विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 7 ईसा पूर्व हो गई थी। प्राचीन भारत के गंधार जनपद की राजधानी के नाम पर तक्षशिला का नाम पड़ा था और इसी राजधानी के नाम पर भारत के प्रथम विश्वविद्यालय के नाम पर तक्षशिला नाम पड़ा। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत का पहला विश्वविद्यालय जो कि तक्षशिला है वो अब पश्चिमी पाकिस्तान की राजधानी रावलपिंडी से 18 मील दूर स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए रीजनिंग से था, 56 30 7 बना 35, यानी कि 35 आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का कि हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, हर्ष का विलोम शब्द दुख भी होता है, विषाद भी होता है। अगर ऑप्शन में दुख दिया जाए तो दुख पर टिक कीजिए, विषाद पर दिया जाए तो विषाद पर टिक कर सकते हैं आप लोग। एक क्वेश्चन था जिसका जन्म ना हो उसको बोलते हैं अजन्मा। एक क्वेश्चन का पूछा गया था अधजल गगरी छलकत जाए का मुहावरा क्या होगा। इसका मुहावरा होता है अर्थ गुण की कमी होने पर भी उसी गुण के होने का दिखावा करना। वाक्य प्रयोग, नैना खुद तो 10वीं पास है लेकिन बात ऐसे करती जैसा लगता है कि उसने ऊंची ऊंची शिक्षाएं प्राप्त कर ली हैं, इसे ही कहा जाता है अधजल गगरी छलकत जाए। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि किस भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। इनका नाम है सिरिसा बांदला। इनके बारे में जान लीजिए कि सिरिसा बांदला एक भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। सिरिसा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला हैं।
सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला के बाद सिरसा बादला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला बन गई हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। इनके बारे में जान लीजिए। देखिए, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये तो फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरी बात, सरोजिनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता थी। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन जाता है, अगर पूछा है पेपर में कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। दूसरी बात, वह भारत के डोमिनियन में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वह संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वह एनी बेसेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। यह भी फैक्ट आपको याद कर लेना है। उन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें, देखिए विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रख लेना है। सुचेता कृपलानी की बात करें तो सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अरुणा आसिफ अली की अगर हम बात करें तो देखिए, अरुणा आसिफ अली को 1942 आंदोलन की नायिका भी कहा जाता है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि अरुणा आसिफ अली, अगर पेपर में पूछा जाए कि 1942 आंदोलन की नायिका किन्हें कहा जाता है, तो अरुणा आसिफ अली को कहा जाता है। एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि जीवन भर में कौन सा समास है? तो देखिए, जीवन भर का समस्त आजीवन होता है और ये अव्ययभाव समास हो जाएगा। अब देखिए, जहाँ पर आपका बड़ा आ जाए, मान लीजिए यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए, हर आ जाए या पेट आ जाए, यानी कि भरपेट हुआ, जैसे कि आरंभ हुआ, प्रतिदिन हुआ, यथोचित हुआ, अनुप्रति हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह, आजीवन, जैसे कि आजीवन इसमें आ रहा है, तो आ जो है ये अव्ययभाव समास हो जाएगा। ये शब्द अगर आ जाएं तो वहाँ पर आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, चंदेल वंश का संस्थापक था चंद्रवर्मन। चंद्रवर्मन के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए। देखिए, चंद्रवर्मन, ननुकदेव, इनका नाम था ननुकदेव। इनका जो शासन था 831 से 845 ईसा पूर्व, महोबा में चंदेल राजवंश का संस्थापक था, जिसने चेदी चंदेल राजवंश की राजधानी क्या थी? चंदेरी। ये भी आपको ध्यान रखना है, और महोबा में स्थापित की गई थी। विंध्याचल के आसपास केंद्रित राज्य का शासक था। सो गाइस, एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र हैं? तो गाइस, भारत में कुल 28% पठारी क्षेत्र हैं। भारत के क्षेत्रफल का 43% भाग मैदानी, 29% भाग पर्वतीय तथा 28% भाग पठारी हैं। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि इंसुलिन को कौन सा कोशिका ज़्यादा प्रभावित करता है? सो गाइस, इंसुलिन को बीटा कोशिकाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इसके बारे में जान लीजिए। 1 या 1.5 मिनट में बीटा कोशिकाएं रक्त शर्करा स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए आवश्यक इंसुलिन की मात्रा उपलब्ध करा देती हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, इंसुलिन किस कोशिका से निकलता है? सो गाइस, इंसुलिन जो है ये अग्नाशय से निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन के बारे में जान लीजिए। इंसुलिन अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में मदद करता है। दूसरी बात, ये मधुमेह रोग से पीड़ित एक व्यक्ति अपने रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इंसुलिन को पहली बार बैटिंग और बेस्ट ने 1921 में खोजा था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन की कमी के कारण होने वाली बीमारी है। और लंगरहैस के आइलेट्स की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्त्राव होता है। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि पूर्वी चालुक्य वंश की राजधानी किसने स्थापित की थी? तो पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। दूसरी बात, एक बात यहाँ पे आपको एक ध्यान रखनी है कि जो राजमुंदरी है ये पूर्वी चालुक्य वंश की राजधानी थी, पहले यह बेगी थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, निधि किससे संबंधित है? इसके बारे में जान लीजिए। निधि संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अनुसार सरकार को मिलने वाले सभी राजस्वों जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क, अन्य कर एवं शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली जो धन से प्राप्त होती है, वे सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। सो गाइस, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लुई पाश्चर ने रेबीज टीके की खोज किस वर्ष की थी? तो लुई पाश्चर ने रेबीज टीके की खोज 1885 ईस्वी में की थी।
देखिए फ्रांसीसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर लुई पाश्चर ने 6 जुलाई 1885 में जानवरों से इंसानों में फैलने वाली वायरस जनित बीमारियों के लिए दुनिया का पहला टीका रेबीज विकसित किया था। यह आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्व घाटा क्या है? लिखित उत्तर, राजस्व और राजस्व आय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। एक क्वेश्चन था, 2019 में केरल में महिलाओं के विकास के हित में कौन सी योजना लॉन्च की गई थी? केरल में महिला उद्यमियों को केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कीवी मिशन केरल परियोजना के तहत आर्थिक मदद की जाती है। इसके तहत तक महिला उद्यमियों को 5% की रियायती ब्याज दर पर 25 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। अब इसकी लिमिट बढ़कर 50 लाख रुपए कर दी गई है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए इस अधिनियम को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 कहा जा सकता है। सो गाइस, एक क्वेश्चन था, रजिया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावशाली शासक कौन बना? तो रजिया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावशाली शासक जो था बलबन बना था। ठीक है। इल्तुतमिश के तीसरे बेटे बहराम शाह को 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की मौत के बाद राजा बनाया गया था और उन्होंने 1242 ईस्वी तक शासन किया था। ये थे रकनुद्दीन के पुत्र मसूद शाह ने 1242 ईस्वी में सिंहासन प्राप्त किया, लेकिन उन्हें 1246 ईस्वी में त्यागना पड़ा। नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के पुत्र थे और उन्होंने 1246 ईस्वी में सिंहासन प्राप्त किया और 1266 ईस्वी तक शासन किया। एक क्वेश्चन था गाइस कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? देखिए भाग सेकंड में अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय संविधान के प्रावधान भाग सेकंड अनुच्छेद 5 से 11 में जोड़े गए हैं। इसमें देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के बारे में बात करता है। 1955 का नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्त की अनुमति देता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शिलांग का पठार किसके अंतर्गत आता है? देखिए शिलांग का जो पठार है ये छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। शिलांग पठार पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी भाग में स्थित एक पठार है। इस पठार की दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी सीमाएं क्रमशः गारो, खासी और जयंतिया हिल्स बनाती हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन था कि गौरव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गौरव का पर्यायवाची शब्द होता है स्वाभिमान, गर्व, घमंड, बड़प्पन, महत्व, गुरुता, गुरुत्व, इज्जत, सम्मान, उत्कर्ष, उन्नति, गंभीरता, गहनता, कीर्ति। ये सभी शब्द जो हैं आपके गौरव के पर्यायवाची शब्द होते हैं। रथ का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो रथ के पर्यायवाची शब्द होते हैं शतांग, यान, छकड़ा, शकट, बैलगाड़ी, बोझ, शरीर, भार, शंगड़, तेह, परिमाण, देवयान, घोड़ा, वायुयान, विमान, रुकावट, इस, प्राप्ति, गाड़ी, ध्यान, गति, अवरोध, लाभ व योनि अथवा या चाल यान। ये सभी शब्द रथ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, तांबे की मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई थी? देवगिरी में अपने असफल अभियान के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 में सांस्कृतिक धन जारी किया, अर्थात पीतल और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे जिनकी कीमत सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर होती। तो आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन किण्वन का सिद्धांत से था, तो किण्वन का सिद्धांत के बारे में जान लीजिए। ग्लाइकोसिस के माध्यम से ग्लूकोज पहले पायरुवेट में आंशिक रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है, फिर पायरुवेट एसिड या अल्कोहल के साथ साथ NADA के पुनर्जन्म में परिवर्तित हो जाता है, जो अधिक ATP बनाने के लिए ग्लाइकोसिस में भाग लेने का सक्षम होता है। एक क्वेश्चन था, ख्रीज खां का शासनकाल कब से कब तक था? देखिए ख्रीज खां का शासनकाल 28 मई 1414 से 20 मई 1421 तक था। ख्रीज खां सैयद वंश के संस्थापक थे। ख्रीज खां जो थे ये सैयद वंश के संस्थापक थे। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका हड़प्पा सभ्यता से पूछा गया था। हड़प्पा सभ्यता पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। कांस्ययुगीन सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में यह सबसे पहले खोजी गई सभ्यता थी। एक क्वेश्चन आपका जलोढ़ मिट्टी से पूछा गया था। देखिए जलोढ़क से भरी मिट्टी को जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी प्राय विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिससे गाद, सिल्ट तथा मृतिका के वहीन कण तथा बालू तथा बजरी के अपेक्षाकृत बड़े कण भी होते हैं। बजट से देखिए प्रश्न पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए बजट के, क्योंकि बजट से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज ही से स्टार्ट हुए हैं। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? देखिए अंतरिम बजट को कहा जाता है वोट ऑन अकाउंट। देखिए क्वेश्चन पूछे गए नहीं है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बजट से आज एक क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 में संसद में कब पेश किया गया था? तो केंद्रीय बजट 2022-23 में संसद में 1 फरवरी को पेश किया गया था।
केंद्रीय बजट 2022-23 में संसद में किसने पेश किया था? तो निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ था? तो बजट 2022 जो है ये 2022-23 के लिए वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया था। एक क्वेश्चन देखिए आपका जो गद्यांश पूछा गया था, गद्यांश में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेवा और धर्म से गद्यांश से पूछे गए थे 5 क्वेश्चन। बहुत ही ईजी गद्यांश पूछा गया था, काफ़ी बच्चे ये बता रहे थे। ठीक है, तो तैयारी कीजिए आप लोग। थोड़ी देर में आप लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से आप लोगों के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है गाइस कि रजिया सुल्तान का भाई कौन था? देखिए रजिया सुल्तान का भाई था मुइजुद्दीन बहराम शाह, और इसका जो शासनकाल था 1240 से 42। इनके बारे में जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 42। रजिया सुल्तान के पश्चात तुर्क सरदारों ने उसके भाई व इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह को सुल्तान बनाया। रजिया सुल्ताना भारत की पहली और आखिरी महिला सुल्तान थी और उन्होंने 1236 से 1240 के अंत तक दिल्ली के दरबार पर शासन किया। ऐसा करने वाली एकमात्र महिला, उसने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए सभी बाधाओं को टाल दिया, जिसमें उसके लिंग और उसके दास वंश पर संघर्ष पर काबू पाना शामिल था। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ताजमहल यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? तो देखिए वर्ष 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अगर इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण है मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण है 1632 में प्रारंभ हुआ था और 1648 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। मुख्य वास्तुकार की बात करें तो ताजमहल को बनवाने वाला जो मुख्य वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि बहमनी साम्राज्य से संबंधित, देखिए बहमनी साम्राज्य से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, तो इसके बारे में जान लीजिए। यह एक मुस्लिम साम्राज्य था जिसका विस्तार दक्षिण भारत के दक्कन में था। इसकी स्थापना करने वाले अलाउद्दीन हसन बहमन ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध सफलतापूर्वक विद्रोह किया था। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा काल में जोते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा काल में जोते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। तो कालीबंगन के बारे में जान लीजिए। देखिए कालीबंगन से किस किस के प्रमाण मिले हैं? हल से भूमि के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी के फरसे के साक्ष्य मिले हैं, 7 अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं, जुताई की गई सतह के साक्ष्य मिले हैं। लोथल की अगर हम बात करें तो देखिए लोथल में दोहरे दफन के साक्ष्य मिले हैं, चावल की भूसी के अवशेष मिले हैं, घोड़े की टेराकोटा मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं, जहाज बनाने का स्थान मिला है, एक जहाज का टेराकोटा मॉडल के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें देखिए मोहनजोदड़ो में महान स्नान के साक्ष्य मिले हैं, महान अन्न भंडार के साक्ष्य मिले हैं, विधानसभा के साक्ष्य मिले हैं, हाल दाढ़ी वाले आदमी की उत्तेजित छवि मिली है, पशुपति की मोहर के साक्ष्य मिले हैं, कांस्य नृत्य लड़की के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा की अगर हम बात करें देखिए हड़प्पा कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, ताबूत दफन के साक्ष्य मिले हैं, किले के बाहर का दाना के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन में जोड़ा गया? देखिए मौलिक कर्तव्य को 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जान लीजिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि रेंगुर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? देखिए रेंगुर मिट्टी जो है ये काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी को कपास मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे ट्रॉपिकल चेनोजेम्स के रूप में जाना जाता है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा समूह है। यह मिट्टी खड़िया जैसे लावा की चट्टानों से बनती है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। यह मिट्टी लोहे, चूने, कैल्शियम
पोटास, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में समृद्ध होती हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उल रहला पुस्तक को किसने लिखा है, तो उल रहला पुस्तक को इब्न बतूता ने लिखा है। किताब ए रहला की रचना इब्न बतूता ने की। उसने इसमें अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा है। गौरतलब है कि इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया और उसने 8 साल तक दिल्ली के काजी के पद पर कार्य किया। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मैथ की बात कर लेते हैं। देखिए मैथ में क्या क्या पूछा गया था। देखिए मैथ में नंबर सिस्टम से 3 प्रश्न पूछे गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, परसेंटेज से 2 प्रश्न पूछे गए थे, सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, रेशियो से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मेंसुरेशन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग की बात कर लेते तो रीजनिंग में नॉन वर्बल से क्वेश्चन पूछे गए थे, एनालॉजी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर कटिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वाटर इमेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, छपी हुई आकृति से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वेन डायग्राम से 2 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी की बात करेंगे। देखिए हिंदी में गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, पर्यायवाची से देखिए हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुहावरे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संधि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समास से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, लिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संज्ञा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सर्वनाम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विशेषण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 11वीं अनुसूची को किस संविधान के तहत जोड़ा गया। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो 73वें संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वीं अनुसूची के बारे में जान लीजिए आप लोग, महत्वपूर्ण पॉइंट। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसमें पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि जैसे विषय शामिल हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से बहुत कम वर्षा होती है। सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। महत्वपूर्ण पॉइंट जान लीजिए आप लोग। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में बहुत कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम जून से सितंबर तक, ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में बहुत कम वर्षा होती है। एक क्वेश्चन का पूछा गया था उत्तर भारत में 1973 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो उत्तर भारत में 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। ये भारत के उत्तराखंड राज्य तब उत्तर प्रदेश का भाग में किसानों ने अंगूर के वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। सो गाइस एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वैरन द्वीप किसका हिस्सा है। तो वैरन द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार का हिस्सा है। वैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। दक्षिण एशिया में वैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अंडमान निकोबार से 10 डिग्री के जल मरुस्थल द्वारा अलग है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी उत्तर अंडमान में स्थित सेंट्रल पीक है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कब स्थापित हुआ था। तो भारत में केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय जो है यह वर्ष 1967 में स्थापित हुआ था। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम CIWTC की स्थापना 1967 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU के रूप में कंपनीज अधिनियम 1956 के तहत की गई थी और इसका जो मुख्यालय है कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ये कहाँ पर स्थित है। तो ये नोएडा में स्थित है। ओके। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है चेन्नई में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये गोवा में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र ये कहाँ पर स्थित है। ये हैदराबाद में स्थित है। भारतीय महासागरीय तकनीकी संस्थान ये चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय
अंटार्कटिका और महासागर अनुसंधान ये गोवा में स्थित है। समुद्री जीव संसाधन और पारिस्थितिक केंद्र ये कोच्चि में स्थित है। समुद्री इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान ये कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय जलक्रीड़ा संस्थान ये गोवा में स्थित है, ठीक है। और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो है ये रुड़की में स्थित है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा, 2 साहित्यकारों से प्रश्न पूछे गए थे कथन वाले। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी कथा भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है, संसदीय व्यवस्था का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में किस भारतीय अमेरिकी को पद्म विभूषण मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आंध्र प्रदेश के कौन एक वादा द्वीप है, इसके बारे में जान लीजिए। श्रीहरिकोटा बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक वादा द्वीप है। ये भारत के आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिले की सार परियोजना बस्ती में स्थित है। इसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो भारत के 2 उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रों में एक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो आंखों के सामने ना हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जो आंखों के सामने ना हो के लिए हो जाएगा परोक्ष। सांप का पर्यायवाची शब्द पूछा गया तो सांप का पर्यायवाची शब्द होता है सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरग, अहि, पनंग, जंगल, वन, कानन, विहड़, पिटिप, पिपिन। ये तो हो गए आपके सांप के पर्यायवाची और ये आपके जंगल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, नयन में अयादि संधि होगी तो ने धन अन दे सकते हैं आप लोग, ने धन अन बराबर नयन। इसको मान लिया जाएगा ए और इसको मान लिया छोटा आ, तो ए प्लस छोटा आ हो जाएगा प्लस आ। यहाँ पर ए और आ के मेल से आय बना है। जब संधि करते समय ए, ऐ, ओ, औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का ऐ और ए का आय और ओ का औ और औ का औ बन जाता है। यही अयादि संधि कहलाती है। घर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया तो घर का पर्यायवाची शब्द ग्रह, गेह, आवास, धाम, निवास, बसेरा, डेरा, वास, भवन, बाशा, वासस्थान, सदन, निकेतन, आगार, आलय, अयन, मकान, निलय, निकेत, आश्रम। एक क्वेश्चन पूछा गया था एकाएक में कौन सी संधि है, तो एकाएक में हो जाएगी वृद्धि संधि। तोड़ने पर एक धन एक हो जाएगा तो इसे मान लिया जाएगा छोटा और इसे ए, आ छोटा बराबर ए हो जाएगा। यहाँ आ और ए के मेल से ए बना है। छोटा बड़ा का ए ऐसे मेल होने पर ए, आ बड़ा आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है। लेन देन का समास विग्रह पूछा गया तो उसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।